हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इट वाज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, जिसके अंदर क्लास नंबर 1 आप तक पहुंच चुकी है, जिसके अंदर काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने दिया था फॉर सेफ स्पीड क्या होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया है जिस पर बेस्ड हम सेफ स्पीड निकालते हैं, उसको पढ़ा था। फिर सुपर एलिवेशन को हमने डिजाइन किया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये इन सब चीजों को, ये सब चीजें याद होंगी उम्मीद करता हूं, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही क्लास के यूज होंगे अभी आगे। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हेडिंग डालिए कैंट डिफिशियंसी। सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं इसी को हम कैंट कहते थे। तो कैंट डेफिशिएंसी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेट्स सपोज इस तरह का आपका कर्व है। तो ये आपका इनर रेल हो गया और ये आपका आउटर रेल हो गया। ये चीज क्लियर है ना, इनर रेल आउटर रेल। तो आउटर रेल को हम एलिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल, तो इसी को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ, नीट एंड क्लीन। ये देखिए एक एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है, एक कैंट प्रोवाइड कर रखा है ऑफ मैग्नीट्यूड ई। और इस कैंट को हम क्या कहते थे, ई एक्चुअल या फिर ई इक्विलिब्रियम कहते थे, एक्विलिब्रियम कहते थे। ठीक है, अब ये जो ई एक्चुअल या फिर ई इक्विलिब्रियम प्रोवाइड की गई है, वो प्रोवाइड की गई है करस्पॉन्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज प्रोवाइड की गई है। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब देखिए, चूंकि ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज है। अब ऐसा तो कंपलसरी नहीं है ना कि जितने भी लोकोमोटिव्स हैं, जितने भी ट्रेन हैं, वो इसी एवरेज वेलोसिटी के साथ इस कर्व को निगोशिएट कर रहे होंगे। नो, देयर आर हाई स्पीड, ऑब्वियसली वहां पे हाई स्पीड मूविंग ट्रेन होंगे। अगर वो हाई स्पीड मूविंग ट्रेन है और वो एवरेज वेलोसिटी पे ना चलते हुए वो हाई स्पीड पे ही गुजर गए, लेट्स सपोज ऐसा हुआ, लेट्स सपोज ऐसा हो रहा है कि वो हाई स्पीड से गुजर गए, तो मुझे ये बताइए क्या उन ट्रेन के लिए ये जो कैंट हमने एक्चुअली फील्ड में प्रोवाइड कर रखा है, ये एक्चुअल या इक्विलिब्रियम, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है? क्या वो सेटिस्फाई करेगा उनका रिक्वायरमेंट? नो, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर उनका स्पीड अगर बढ़ेगा तो हमारा कैंट रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। हमको मालूम है कि सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। हमको ये चीज मालूम था ना, हमने फॉर्मूला निकाला था ना, E इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपन 127 आर। तो यहां से हमें क्या मालूम है कि सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर स्पीड बढ़ रही है सुपर एलिवेशन भी बढ़ेगा। लेकिन आपने जो फील्ड है प्रैक्टिकली आपने इतना का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है। तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो कैंट में डेफिशिएंसी, तो मतलब वो जो सुपर एलिवेशन उसको चाहिए टोटल, और जो आपने प्रोवाइड कर रखा है, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो उस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए आपको सुपर एलिवेशन में कितना कमी है ये निकल जाएगा। उसी कमी को हम कहते हैं कैंट डेफिशिएंसी। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज कि कोई ट्रेन वी एवरेज से ना निगोशिएट करते हुए वी मैक्सिमम से चल रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही है वो। ठीक है, वी मैक्सिमम, है ना। तो उसके लिए जो आपने अभी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है ये उसके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है। उसके लिए और कुछ सुपर एलिवेशन चाहिए था। लेट्स सपोज उसके लिए चाहिए था इतना का सुपर एलिवेशन, मतलब आपको इतना राइज करना था विथ रेस्पेक्ट टू इनर, आपको टोटल इतना राइज करना था, ये इतना वैल्यू। कहने का मतलब है आप इस तरफ देखो, ई एक्चुअल आपने प्रोवाइड कर रखा है लेकिन इतना और चाहिए उसको। तो ये जितना और चाहिए इसी चीज को हम कहते हैं सीडी या फिर कैंट डिफिशियंसी। उसके बाद जब हम ई एक्चुअल प्लस सीडी को क्लब कर दें, मिला दें, तो ये जो चीज, ये जो टोटल सुपर एलिवेशन निकलती है, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, ईटीएच, जो कि प्रोवाइडेड नहीं है। प्रोवाइडेड कौन सा है, ध्यान रखिएगा, ई एक्चुअल या फिर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ही ट्रैक पे प्रोवाइडेड है ना। ईटीएच प्रोवाइडेड नहीं है। ETH is the required super elevation corresponding to Vmax, maximum velocity of negotiation। ठीक है, Vmax corresponding to Vmax। बट आपने जो प्रोवाइड कर रखा है E एक्चुअल या इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इट इज करस्पॉन्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी। तो कोई अगर ट्रेन मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करे उस पर्टिकुलर कर्व पे जहां पे आपने E एक्चुअल या E इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रखा है, तो उसके लिए वो जो सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड कर रखा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। तो जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू उसके लिए लैक कर रही होगी, है ना, दैट सुपर एलिवेशन वैल्यू इज कॉल्ड एज कैंट डेफिशिएंसी इन सिंपल वर्ड्स। समझ में आ रहा है?
उसके बाद ई एक्चुअल और कैंट डेफिशिएंसी को अगर हम क्लब कर दें तो जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं ईटीएच या फिर थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन वैल्यू। इट इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, है कि नहीं? इट इज करस्पॉन्डिंग टू वी मैक्स, इट इज करस्पॉन्डिंग टू वी एवरेज। तो उम्मीद करता हूं आपने ये कैंट डिफिशियंसी को समझ लिया है। तो हम अगर लिखे इक्वेशन बनाए, ईटीएच विल बी इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डेफिशिएंसी, दिस विल बी योर फॉर्मूला। अब देखिए ट्रेन के रेस्पेक्ट में सोचिए, मान लीजिए किसी ट्रेन के लिए दो ट्रेन है, समझिए दो ट्रेन गुजर रही हैं इस पर्टिकुलर कर्व से जहां पर आपने ई एक्चुअल प्रोवाइड कर रखा है करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेलोसिटी। दो ट्रेन गुजर रही हैं, एक ट्रेन के लिए जो कैंट डिफिशियंसी है वो CD1 है। CD ऐसा नहीं छोड़ के मतलब ऐसा नहीं कंसिडर करके आप वैल्यूज में ले लीजिए, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। किसी एक ट्रेन के लिए जो कैंट डिफिशियंसी की वैल्यू आपको निकल रही है उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर केस में लेट्स सपोज वो निकल रही है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरे ट्रेन के लिए जो कैंट डिफिशियंसी की वैल्यू निकल रही है 2 सेंटीमीटर, मतलब कैंट डिफिशियंसी का वैल्यू आपका अलग अलग है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो पहला ट्रेन है जिसके लिए कैंट डिफिशियंसी का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा या कम होगा दूसरे वाले से? ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए v1, इसका वेलोसिटी है v2, तो ऑब्वियसली इन कैंट डिफिशियंसी के वैल्यूज को देख के आप बता पाओगे कि v2 इज मोर देन v1, वो ज्यादा स्पीड से चल रहा था इसलिए उसके लिए कैंट डिफिशियंसी ज्यादा हो गया, है ना? मतलब और थोड़ा कैंट उसको चाहिए था, ये एक चीज बता पाओगे। दूसरा और क्या, इन कैंट डेफिशिएंसी के वैल्यूज को ऑब्जर्व करके जस्ट लुक करके आप और क्या सोच सकते हैं? देखिए अगर किसी के लिए कैंट डेफिशिएंसी किसी के लिए ज्यादा, तो अगर कैंट डेफिशिएंसी ज्यादा है मतलब जो सुपर एलिवेशन उसको चाहिए था वो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड नहीं है, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसका एक्शन होगी यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अनबैलेंस्ड होगी। हम सुपर एलिवेशन जब प्रोवाइड करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करवानी है बाय प्रोवाइडिंग ए कैंट सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज डेवलपिंग। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो रहा था। बट अगर कैंट डिफिशियंसी का पिक्चर मतलब पिक्चर में आ रहा है तो, और जिसका कैंट डिफिशियंसी ज्यादा मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट उस पर ज्यादा, मतलब वो ट्रेन आउटर साइड मतलब जो आउटर कर्व है उस तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। हो सकता है अगर लोड अनबैलेंस बहुत ज्यादा हो गया है ना, हाई कैंट डिफिशियंसी के कारण लोड ज्यादा अनबैलेंस हो सकता है। अगर कैंट डिफिशियंसी ज्यादा होगा तो ये चीज में हम समझ सकते हैं ना कि जो आउटर व्हील है उस पर ज्यादा लोड आ रही है तो ओवर टर्निंग का चांस है। प्लस चूंकि कैंट डिफिशियंसी अगर ज्यादा है तो कर्व पे जब आपका व्हीकल निगोशिएट करेगा तब जो आउटर व्हील का फ्लेंज है वो आउटर रेल से घिसता हुआ चलेगा तो वियर एंड टियर ऑफ रेल्स हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय लुकिंग एट कैंट डिफिशियंसी वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो कैंट डिफिशियंसी का मैक्सिमम वैल्यू पर भी लिमिट है कि कैंट डिफिशियंसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, उस चीज को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको बना लीजिए। उम्मीद करता हूं आप ये कैंट डिफिशियंसी का एक मतलब कुछ बेसिक आपने समझ लिया है। ओके ठीक है, बना लिया आपने। इसके आगे लिखिए, इसके आगे लिखेंगे तो ये जो ई थ्योरेटिकल हमने निकाला, ई टी एच इक्वल टू हमने लिखा ई टी एच इक्वल टू ई थ्योरेटिकल इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डेफिशिएंसी। ई टी एच इक्वल टू लिखा हमने ई एक्चुअल प्लस कैंट डेफिशिएंसी। तो इसी चीज को हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं जी वी मैक्सिमम का स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर 127/r। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम डायरेक्टली ई थ्योरेटिकल निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। नाउ अगर हम कुछ इसको डिफाइन करने का कोशिश करें तो अगर कैंट डिफिशियंसी CD ज्यादा, तो किसी ट्रेन के लिए अगर कैंट डिफिशियंसी ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो आउटर व्हील है उसमें लोड ज्यादा आ रहा है, आउटर व्हील पे लोड ज्यादा आ रहा है तो सुपर एलिवेशन का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, सॉरी ओवर टर्निंग का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। अगर कैंट डिफिशियंसी ज्यादा, ओवर टर्निंग का चांस ज्यादा, ओवर टर्निंग चांसेस आर मोर। ठीक है, चांसेस विल बी मोर, ओवर टर्निंग का चांस ज्यादा प्लस यार पैसेंजर भी डिस्कंफर्ट फील करेगा तो डिस्कंफर्ट टू पैसेंजर विल बी मोर। ओके, तो कैंट डिफिशियंसी ज्यादा, ओवर टर्निंग चांसेस ज्यादा, क्योंकि जो अनबैलेंस फोर्स है ना, क्योंकि दोनों ट्रैक के ऊपर लोड व्हील लोड जो है वो बैलेंस नहीं है ना, आउटर रेल पे ज्यादा आ गया, ओवर टर्निंग का चांस इसलिए ज्यादा हो जाएगा।
डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर विल बी मोर, ट्रेन विल बी शिफ्टेड इन लैटरली आउटवर्ड डायरेक्शन, जिस कारण से जो व्हील है उसका जो फ्लेंज है, आउटर व्हील का जो फ्लेंज है वो आउटर रेल के इनर फेस से, आउटर रेल के इनर फेस या फिर गेज फेस से कंटैक्ट में आ जाएंगे, फिर रब होके जब चलेगा तो जो साइड वियर है वो ज्यादा होगा। बेसिकली वियर एंड टियर यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे साइड वियर एंड टॉप वियर दोनों होने का संभावना होगा। ठीक है, साइड वियर एंड टॉप वियर दोनों होगी। टॉप वियर क्योंकि लोडिंग ज्यादा है, साइड वियर क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है, ज्यादा लग रहा है, मतलब लैटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जिस कारण से ट्रेन लैटरली आउटवर्ड शिफ्ट हो चुकी है। तो साइड एंड टॉप वियर दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब और तो और क्या, जब लैटरली आउटवर्ड शिफ्ट हो गया आप समझिए, तो ट्रैक के ऊपर भी तो एक लैटरल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ट्रैक का भी लैटरल स्टेबिलिटी वहां पे ज्यादा इंश्योर करना होगा। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि जब भी कर्व लोकेशन होता है वहां पे जो हम बालास्ट प्रोवाइड करते हैं, तो बालास्ट का जो शोल्डर कह लो या बालास्ट सेस कह लो, ये जो हम प्रोवाइड करते थे, तो ये क्या इंश्योर करता था, लैटरल स्टेबिलिटी। तो कर्व लोकेशन पे आउटर रेल जो है उसके फेरीफेरी पे, उसके अलोंग हम जो बालास्ट सेस प्रोवाइड करते हैं, उसमें कम से कम जो भी विड्थ आपको स्टैंडर्ड स्ट्रेट ट्रैक पे आपको प्रोवाइड करना है, उसमें से 15 से 20 सेंटीमीटर ज्यादा हम प्रोवाइड करते हैं वहां पे विड्थ, ताकि लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक ज्यादा बना रहे। और फास्टिंग्स को भी बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है, ताकि कोई फास्टिंग्स वगैरह लूज ना रहे, है ना, प्रॉपर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड पड़ेगी। ये सब चीजें होने लगती है डियर, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, सब चीज को आपस में लिंकअप करो यार, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर, ये तो हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में काम आएंगे। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैंट डिफिशियंसी क्या है। देखिए, तो मेरे दोस्त इसको कुछ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन फॉर ए हाई स्पीड ट्रेन कैंट रिक्वायर्ड विल बी मोर देन कैंट प्रोवाइडेड, सो द ट्रेन विल बी फोर्स्ड टू मूव ऑन ए लोअर कैंट, क्योंकि उसको तो ज्यादा कैंट चाहिए बट आपने कैंट कम प्रोवाइड कर रखा है ना, तो ट्रेन फोर्सफुली लोअर कैंट पे चल रही है। दिस डेफिशिएंसी ऑफ कैंट फॉर ए हाई स्पीड ट्रेन इज कॉल्ड कैंट डेफिशिएंसी। समझ गए? बड़ा सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सवाल आती है कि सोचने वाली बात है, तो ये कैंट डेफिशिएंसी कुछ भी हो सकता है क्या? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी, एनी पॉसिबल वैल्यू इट कैन हैव? ऐसा भी नहीं, इसके ऊपर भी लिमिट है। ओके, कि कैंट डिफिशियंसी किस पर्टिकुलर ट्रैक पे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना आप कैंट डिफिशियंसी अलाउ कर सकते हो, है ना, कोडल प्रोविजंस है, उससे ज्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैंट डेफिशिएंसी क्या है, उससे रिलेटेड एक छोटा सा डेटा है, टेबल है, जो आपको ध्यान रखना है, लिखवाता हूं। तो ये टेबल कुछ इस तरह से है, मैक्सिमम अलाउड कैंट डिफिशियंसी, इससे ज्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते। गेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, फॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब वी मैक्स, है ना, या स्पीड ऑफ द ट्रेन वी मैक्स लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर फॉर हाई स्पीड मूविंग ट्रेन, स्पीड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनके लिए गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज के ऊपर 7.6 सेंटीमीटर का आता है, याद रखना है। इसके लिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं, यहाँ पर फिर 5.1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज, ये 5.1 है ना, और ये 3.8 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर्स में है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर अगर आप कोई इस तरह के एग्जाम में बैठे हो जहां कन्वेंशनल पेपर है, तो वहां पे क्वेश्चन आएंगे आपको, कन्वेंशनल क्वेश्चन, जहां पे ये डेटा का यूज होगा, और वो सिर्फ ट्रैक मेंशन करके रखेंगे, है ना, और स्पीड वगैरह तो आपको मालूम ही रहेगा, वहां पे प्रोवाइडेड होगा, और वो कैंट डेफिशिएंसी वगैरह मेंशन करके नहीं रखेंगे, है ना, आपको देंगे ही नहीं कैंट डेफिशिएंसी का वैल्यू। वो ये चाहेंगे, वो ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये वैल्यू याद हो, ताकि आप डायरेक्टली यूज कर पाओ, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेबल। इस वाले क्वेश्चन को लिखिए। ओके, ऑन ए बीजी 3 डिग्री कर्व ट्रैक, ब्रॉड गेज का कर्व ट्रैक है, डिग्री ऑफ कर्व इज 3 डिग्री, द इक्विलिब्रियम कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैंट आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी, फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद आगे, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन द ट्रैक,
ये कुछ चीजें ये पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ये ESC का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 3 डिग्री कर्व है, इस पे आपको इक्विलिब्रियम कैंट प्रोवाइड करना है फॉर ए 70 किलोमीटर पर आवर। अब ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये जो 70 किलोमीटर पर आवर है, एक सवाल तो ये बनता है अपना कि ये जो 70 किलोमीटर पर आवर है ये कौन सा स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड है ना मैक्सिमम स्पीड है, क्या है, ये चीज का क्लैरिटी तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे बोला है on a BG 3 degree curve track the equilibrium cant is provided, इक्विलिब्रियम कैंट को प्रोवाइड कर दिया गया है फॉर इतना, मतलब ये सिंपल सी बात है, V एवरेज है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कैंट का वैल्यू कितना है, पहले ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो E एक्चुअल सीधा फॉर्मूला पुट करिए, क्या है, G V एवरेज का स्क्वायर बाई 127R, 127 इंटू R, तो G इक्वल टू कितना 1.676 इंटू 70 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू आर कितना मैंने बोला था 1720 डिवाइडेड बाई 3, कैलकुलेट करिए। ये आप कैलकुलेटर चलाएंगे ये वैल्यू आ जाएगा आपका 11.3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम कैंट, आपको इतना कैंट प्रोवाइड करना है। अब इसको चेक कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम कैंट फॉर बीजी ट्रैक कितना होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कैंट फॉर बीजी ट्रैक जो होना चाहिए, ई एक्चुअल का मैक्सिमम वैल्यू जो है, ई एक्चुअल मैक्स, इसका वैल्यू होता है फॉर बीजी ट्रैक इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। सो ई एक्चुअल प्रोवाइडेड इज लेस देन ई एक्चुअल मैक्स। इस तरह से आपको चेक करके बताना होगा वहां पे अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन आ गया। सो ओके, नो प्रॉब्लम, प्रोवाइड ई एक्चुअल इक्वल टू 11.3 सेंटीमीटर, हम इतना प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब जब हम कैंट इतना प्रोवाइड कर ही दिए हैं एक्चुअल कैंट, ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैंट आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी। अगर कैंट डिफिशियंसी आप मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी जो परमिसिबल है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उसको अलाउ करते हैं, तो उसको अलाउ करने के बाद का कैंट का वैल्यू क्या होगा इसको कैलकुलेट करिए। तो CD, ठीक है, CD परमिसिबल फॉर बीजी ट्रैक इस पर्टिकुलर केस में। अब स्पीड देखिए, स्पीड इज, यहाँ पे जो स्पीड दे रखा है आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्पीड देख रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर, तो कहीं ना कहीं लेस देन है ना 100 किलोमीटर पर आवर वाली बात कर रहा है ये। तो CD क्या होता है बीजी ट्रैक के लिए फॉर लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर, 7.6 सेंटीमीटर हम कंसिडर करेंगे। तो उसके बाद तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैंट, तो जो कैंट फिर हमको मिलेगा वो मिलेगा ई थ्योरेटिकल मिलेगा, जो कि होगा क्या, ई एक्चुअल प्लस कैंट डेफिशिएंसी, मतलब 11.3 सेंटीमीटर प्लस 7.6, तो 11.3 प्लस 7.6 ये जो मिला ये अपने को मिला 18.9 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ जो ये हमने 7.6 कंसिडर कर रखा है, ये हमने कंसिडर कर रखा है फॉर वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्यों, देखिए अभी फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जो वेलोसिटी है जो हमने लेस देन इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया, ये क्यों किया, देखो जो क्वेश्चन में आपको एवरेज वेलोसिटी दे रखा था, मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जो एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसका 75% भी होता है। ई थ्योरेटिकल जो हम प्रोवाइड करते हैं वी मैक्स के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड करते हैं, समझिए बात को, वी मैक्स के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो 70 किलोमीटर पर आवर किसका 75% होगा, समथिंग 93 या 94 किलोमीटर पर आवर का जो वेलोसिटी है उसका 75% होगा। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर पर आवर से लेस है, इसलिए हमने फिर जो कैंट डिफिशियंसी है वो 7.6 सेंटीमीटर चूज किया फॉर दिस पर्टिकुलर बीजी ट्रैक, है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी का अंदाजा हमको लग रहा है इट इज लेस देन इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात, लॉजिक पकड़ पा रहे हो क्या, है ना, ये सब लॉजिक यूज होगा कन्वेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो अब यहां से तो ई थ्योरेटिकल तो ये निकल गया, तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी भी तो बतानी है, मैक्सिमम लिमिटिंग वेलोसिटी कि इससे ज्यादा इस ट्रैक के ऊपर आप चल ही नहीं सकते, इससे ज्यादा वेलोसिटी से इस ट्रैक के ऊपर चल ही नहीं सकते, वो वेलोसिटी भी बतानी है, लिमिटिंग वेलोसिटी। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो देखिए वो लिमिटिंग वेलोसिटी बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो हमें ई थ्योरेटिकल मिल गया, तो ई टी एच इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो अगेन जी बी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 127 आर, इसको यूज करते हैं।
तो यहां से रिवर्स कैलकुलेशन करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वी मैक्स यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पुट करिए 18.9 सेंटीमीटर, तो चीजों को मीटर में लिखनी है तो डिवाइडेड बाय 100 पहले ही कर दिया, इक्वल टू 1.676 इंटू वी मैक्स तो हमको निकालनी है ना, ये निकालनी है 127 इंटू 1720 डिवाइडेड बाई 3, सेम कर्व है। तो यहां से बाय दिस कॉन्सेप्ट, जो थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके जो वेलोसिटी निकलेगी, कैलकुलेटर चलाओगे तो ये निकल के आएगी समथिंग 90.54 किलोमीटर पर आवर। तो क्या अब ये लिमिटिंग वेलोसिटी है, चेक करना पड़ेगा। अब चेक हम कैसे करेंगे, क्या ये लिमिटिंग वेलोसिटी है कि नहीं, इसको चेक करने का क्या उपाय है, चेक करिए और एक फॉर्मूला लगाइए, मार्टिन्स फॉर्मूला। मार्टिन्स फॉर्मूला है अपने पास। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, बीजी ट्रैक के लिए, वेलोसिटी लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर है ना, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो मार्टिन फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ वी मैक्स, वो कौन सा फॉर्मूला होगा, कॉपी में देखो, 4.35 रूट अंडर आर माइनस 67 विच इज इक्वल टू 4.37 सॉरी 4.35 रूट अंडर 1720 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 67 ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। तो ये जब फॉर्मूला यूज करके हम वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मार्टिन्स फॉर्मूला, यू विल गेट समथिंग 97.88 किलोमीटर पर आवर, ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। अब बताइए, जो वी मैक्स का आपको दो वैल्यू मिल गया, कौन सा, एक तो ई थ्योरेटिकल के कॉन्सेप्ट से आपने वी मैक्सिमम का वैल्यू निकाला कितना 90.54, फिर चेक लगाया मार्टिन्स फॉर्मूला को यूज करके, जो रेडियस ऑफ कर्व आपको मालूम है उसका डेटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने एक वेलोसिटी निकाला फॉर दी गिवन कंडीशन, तो आपको मिला 97.88। आपको बतानी है लिमिटिंग वेलोसिटी, तो लिमिटिंग वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा इन दोनों का मिनिमम। सो लिमिटिंग वेलोसिटी, लिमिटिंग मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्स वेलोसिटी इस ट्रैक के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रैक के लिए वो होगा आपका 90.54 किलोमीटर पर आवर। इससे ज्यादा का वेलोसिटी पे आप ट्रैक को, मतलब ट्रेन को इस ट्रैक के ऊपर नहीं चला सकते, इस कर्व ट्रैक के ऊपर कभी नहीं। यही क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो आपको मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन करवाया, इसमें से अलग अलग पार्ट्स में हो सकता है छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले, जैसे पहला वाला ही पार्ट पूछ ले या फिर दूसरा वाला पार्ट पूछ ले, छोटा छोटा इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले, है ना, डेफिनेटली पूछेंगे। तो ये आपका कैंट एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इसी में अगर मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि कैंट कम हो गया, ठीक है, तो ये जो कैंट आपका कम हुआ है, ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए कम हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, कैंट आपका ज्यादा भी हो सकता है, किसके लिए, सेम कैंट, यही इक्विलिब्रियम कैंट आपका ज्यादा भी हो सकता है फॉर स्लो मूविंग व्हीकल्स, है ना। अगर मतलब जो इक्विलिब्रियम स्पीड आपने दे रखा है उससे अगर कम स्पीड पे अगर ट्रेन चल रही है, तब फिर कैंट उस ट्रेन के लिए ज्यादा हो जाएगा, ये सुपर एलिवेशन उस ट्रेन के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए जो कैंट ज्यादा हो गया उसको हम बोलेंगे कैंट एक्सेस, जैसे इसको कैंट डेफिशिएंसी बोल दिया, उसको हम कैंट एक्सेस बोल देंगे। तो कैंट एक्सेस के कंडीशन में क्या होगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो कैंट एक्सेस के केस में जो इनर रेल है उसके ऊपर व्हील लोड ज्यादा आने लगेगा, फिर समझ में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगी, फिर उसके ऊपर व्हील लोड ज्यादा होने लगेगा, व्हीकल और ज्यादा टिल्ट करने लगेगा, मान लीजिए, तो डीरेलमेंट का प्रॉब्लम, क्योंकि स्पीड कम है ना, तो स्पीड कम है, तो मैंने आपको बताया था वो कर्व याद करिए, स्पीड अगर कम है तो सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगा व्हीकल, मतलब डीरेलमेंट होने का चांसेस ज्यादा है अंदर की ओर, है ना, टिल्ट कर जाएगा या पहिया उतर जाएगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है कैंट एक्सेस के केस में, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ओके, कैंट एक्सेस का कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं, कैंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड गाइडलाइन था जिसपे हम फोकस करते हैं। ओके, क्योंकि कर्व के इनर साइड पे डिरेलमेंट का उतना केसेस देखा नहीं गया है ना, वो जनरली दिखता नहीं है, मेन ओवरटर्निंग वाला कि बाहर की तरफ फेंका जाएगा, कैंट डेफिशिएंसी के केस में अगर ज्यादा कैंट डेफिशिएंसी हुआ तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, वो प्रॉब्लम ज्यादा गवर्निंग है, ठीक है, नोट इट डाउन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया।